अन्याय तरीके से उठाई जा रही कॉलोनी में मुहिम 2016 में बोला गया कि सभी कॉलोनी को वैध करेंगे। करीब 360 कॉलोनी थी। सबसे पहले वैध और अवैध कॉलोनी के अंदर करना पड़ेगा। आप पहले प्रॉपर्टी टैक्स लेते को नाल का टैक्स लेते हो और बिजली का टैक्स भी लेते हो, प्रॉपर्टी टैक्स भी लेते हो। अवैध कॉलोनी वह होती है जिसका शासन से कोई संबंध नहीं होता। सरकारी खजाने से सड़क डाली जा रही है, पाइपलाइन भी डाली जा रही है और वह अवैध कॉलोनी कैसे हुई? अगर इन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से तरीके से प्रदर्शन करेगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमने राजीव गांधी चौक पे और पीसीसी में उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, उनको प्रणाम किया है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राजीव गांधी जी इस देश के एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जिन्होंने 21वीं सदी की भारत की कल्पना की थी और ये उन्हीं की कार्य प्रणाली थी कि कंप्यूटर युग उनके राज्य में आया और एक महिला, एक पान की दुकान मजदूर काम करने वाला, उसके बाद भी एक छोटा मोबाइल होता है। ये कनेक्टिविटी उन्होंने एक दूसरे की बढ़ाई। ये वही थे जिन्होंने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कराया। ये वही थे जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना की, नगरीय निकाय के चुनाव हर 5 साल में हो, ये व्यवस्था की थी। ऐसे उन राजीव गांधी जी को हम प्रणाम करते हैं। और आज पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी जी खुद तो जीतेंगे 4-5 लाख वोटों से, लेकिन देश में बनेगी महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और ये सरकार राजू जी के जो सपने थे उनको साकार करेगी, चाहे हर महिला का सशक्तिकरण हो, युवकों को रोजगार मिले और किसान को उसकी सही आय मिले। ये सब बातें ये आने वाली गठबंधन की सरकार करेगी। हम लोग मध्य प्रदेश में 2009 से ज़्यादा यानी 12 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। यूपी में महागठबंधन की 40 से 50 सीटें आ रही हैं और इस देश में 300 से ऊपर सीटें लेके राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। वही राजीव जी के सपनों को साकार करेगी। आज उनको मिलने की आवाज़ बीजेपी शुरू कर देगी। आपकी पार्टी से भी कई नेता जो हैं बीजेपी गए हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो दल बदलू नेता हैं, इन लोगों को भी जो है आज बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल पाएगा? दूसरा, क्या इन लोगों को आपको लगता है? पहली बात तो आज समाचार पत्रों में है कि सब टैक्स बढ़ाने वाले हैं। ये 4 तारीख के बाद नगर निगम के, पानी के और जितनी भी जमीनों के सब टैक्स बढ़ाने वाले हैं और जनता को चूसने वाले हैं। ये सब बातें समाचार पत्रों में छपी है। पहले तो हम इसका विरोध करेंगे पूरी ताकत से और ये पैसा ज़्यादा इकट्ठा करके ये निगम मंडल में लोगों को नियुक्तियाँ जो देंगे, पैसे देंगे। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बात की आपने कांग्रेस से जो गए हैं, उनका तो भगवान भी मालिक नहीं है। एक तो होता है ना कि वो भगवान मालिक है उनका तो भगवान ही मालिक। बीजेपी तो छोड़ो, भगवान भी उनका मालिक। तो सीएम तो सर आज से बैठ के करना शुरू कर रहे हैं और बजट की भी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। तैयारी ऐसा है नहीं, बैठक के अलावा क्या करेंगे? बैठक ही कर सकते हैं जिसे लगे कि कुछ कर रहे हैं। बाकी सरकार बैंकरप्ट है, कोई पैसा है नहीं इनके पास। 3000 रुपये देने की बात कही थी, महिलाओं को दिए क्या? जितनी योजनाएं है सब ठप पड़ी हैं। ये केवल बैठक करके मीडिया में आके बताएंगे कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और करेंगे कुछ नहीं। भोपाल से खबर है, जहां पर सेंट्रल जेल के बाहर हुए मर्डर के फरार आरोपी गिरफ्तार। 72 घंटे के अंदर गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। 9 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। मौके पर सुरेंद्र कुशवाहा की हुई मौत। टीटी नगर क्षेत्र के पंचशील के रहने वाले हैं सभी आरोपी।
यात्रियों की सुविधा के लिए उज्जैन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सार्थक पहल की है, जिसमें ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से वाजिब किराया ही लिया जाए। इसके लिए 3 प्रीपेड बूथ शुरू किए हैं और रेलवे स्टेशन उज्जैन के बाहर 2 और 1 प्रीपेड बूथ महाकाल मंदिर के निगम के गेट के बाहर स्थापित किया है, जहां से यात्री अपने गंतव्य स्थान के लिए निर्धारित दर अनुसार ऑटो की बुकिंग कर सकेगा। पिछले कई दिनों से विभिन्न शिकायतें आ रही थी कि कहीं पर यात्रियों को ओवरचार्ज किया जा रहा है, कहीं पर यात्रियों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो इसके लिए विभिन्न स्थानों पर प्रीपेड टैक्सी बूथ, ऑटो रिक्शा बूथ्स लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसके आधार पर आज रेलवे स्टेशन पर ये प्रीपेड ऑटो बूथ संचालित किया जा रहा है, जिससे कि ट्रैफिक पुलिस उज्जैन द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अलावा बस स्टैंड पर दोनों बस स्टैंड्स पर भी इसको लगने का प्रस्ताव है और अन्य स्थान भी चिन्हित किए जा रहे हैं। 2 प्रीपेड बूथ यहाँ पर और जो मालगोदाम तरफ है वहाँ रेलवे स्टेशन पर रहेंगे, एक महाकाल मंदिर पे वहाँ पर रहेगा आने के बाद। ये अभी बढ़ाए जाएंगे। अगले 15 दिन में हमारा प्रयास है कि हम जो बस स्टैंड है और जो मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ सभी जगह प्रीपेड बूथ चालू कर सकें। इसमें जो किराया है वो बड़ा फ्लेक्स लगा के सभी नियरबाई इलाके का निर्धारित कर दिया गया है। इसके साथ ही इस बार से हमने ई रिक्शा के लिए भी किराया निर्धारित कर दिया है 300 और उनका भी जो चार्जेस है वो पर्ची करके रवाना किया। भोपाल से खबरें, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में रह रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विद्यार्थियों को दिया सुरक्षा का भरोसा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मोदी सरकार उनकी चिंता कर रही है। बातचीत में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बताया कि सभी विद्यार्थी हॉस्टल में रह रहे हैं और वहां उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सर मैं मैनपुर सिटी के पास लाखाखेड़ी नागपुर से हूँ सर। अच्छा, लाखाखेड़ी वाले हो? जी सर। क्या स्थिति है, ठीक है? सर स्थिति तो अभी मतलब अंदर है हॉस्टल में, इसीलिए हाँ, ठीक है सर। वो हमने सब बाहर तो बात कर ली है। मूल झगड़ा तो पाकिस्तान वालों के साथ है ना, वो उनका। हाँ सर, पर वो देख नहीं रहे हैं कि कोई भी हो सबको परेशान कर रहे हैं। नहीं, अभी हमने बात कर ली है और ये मालूम पड़ा है कि ये आप लोगों की परीक्षा है तुरंत अभी थोड़े दिन में। तो परीक्षा के बाद 2.5 महीने की छुट्टी हो जाएगी, तो आप लोगों का सेशन ठीक से निपट जाए, इसलिए ये बात भी हुई, अधिकारियों से बात हुई है हमारी। तो उन्होंने कहा कि इनकी अपनी सबकी लाइफ का सवाल है, अगर बुलाने के लिए तो हम बुला लेंगे भारत में, लेकिन बाद में इनकी एग्ज़ाम नहीं होगी तो इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही है ये बात? जी सर। मेरी जानकारी यही है। सर एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगी तो वहीं से कर लोगे आप? जी सर। वहीं से करोगे? सर घर आके दे देंगे सर, ऑनलाइन ही हो रही है तो। और अभी मतलब छुट्टी भी होने वाली है, तब तक नॉर्मल हो जाएगा सर। हाँ, तो इसीलिए हम लोग ने पूरी चिंता की है अभी लगातार, और आपके विदेश मंत्रालय के माध्यम से मंत्री से भी बात कर रहे हैं। जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे और आप लोग सेफ हो, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अंदर हो ना आप कमरों में, इतने हॉस्टल में? सर सुरक्षा है ना बाहर? यहाँ पे तो हाँ, सुरक्षा है ना बाहर, बाकायदा वहाँ पे? जी सर। ठीक है, ठीक है। जी सर। जी सर। और कोई बात हो तो बताना बेटा, है हम लगातार लाइन पे। ये वो उज्जैन वाला लड़का है ना, उज्जैन वाला भी। कौन रवि? है एक महेंद्र है, रवि सराठे भी है सर, मेरे साथ ही है। बात करा, बात रवि से बात करा दो। क्या रवि, क्या हाल चाल है? नमस्कार। अच्छे हैं सर, वो बस वही है कि अभी चिंता बहुत हो रही है। नहीं, चिंता मत करो यार, था मजबूत लोग उज्जैन वाले बैठे हो तो भगवान की महाकाल की कृपा है। हाँ सर। हाँ हम लगातार चिंता कर रहे हैं, चारों तरफ तुम्हारी पुलिस भी लगी हुई है। और उन्होंने कहा कि ये जैसे यूक्रेन रूस युद्ध हुआ था ना, वो अलग स्थिति थी, ये स्थिति अलग टाइप की है। हाँ। लोकल झगड़े होते हैं ना कहीं पे भी, तो झगड़े में पाकिस्तान के लोगों से झगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने पूरी चिंता की आप लोगों की परीक्षा के लेकर के और बाकी सब बातों को लेकर बात कर रहे हैं। और
ऑनलाइन की एग्ज़ाम की अगर आप लोग कह रहे हो तो वो भारत में हो सकती हो तो वो अपन देखेंगे, लेकिन अगर वो वहीं से भी अगर आपको एग्ज़ाम दे के आ जाए तो फिर 2 महीने की छुट्टी तो पड़ेगी सही आप लोगों की, बिल्कुल सर। है ना। अभी हॉस्टल में तो कोई अंदर दिक्कत है ही नहीं आपको, अंदर जब आराम से ही होगा एग्ज़ाम का ये, हाँ सर, हॉस्टल में है ना। तो इसकी चिंता कर रहे हैं हम, और कोई बात हो तो बताना, हम संपर्क में नहीं लगातार आपसे, ठीक है। हाँ सर। वो महेंद्र कहाँ, महेंद्र सर महेंद्र नहीं सर, विवेक है, विवेक मैं एक साथ में ही है, उज्जैन वाले सर। जी क्या सर, विवेक शर्मा नारायण, विवेक शर्मा नारायण नाम से। जय श्री कृष्णा, क्या हाल चाल है। जी अभी तो ठीक है सर, सिर्फ डरे हुए हैं सर, घर वाले भी बहुत परेशान नहीं हो रहे घर हैं वालों को जब से मिली क्या है कि से। अरे थोड़ी आप लोग भी हिम्मत दिला यार, तुम तो कृष्ण बलराम वाले कमजोर थोड़ी हो। जी सर, वो घर में मारे आएंगे अपन, चिंता मत करो, डरना लगे हुए नहीं, हैं। चिंता मत करो, जो जो होगा सब निपटेंगे अपन, देखेंगे आराम से एग्जाम दो। अपना पहला टारगेट ये भी और आपकी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी चिंता करना है ना। भारत सरकार से माध्यम से बात हो रही है, आपकी सरकार से बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं सर, अभी तत्कालीन रूप से सर थोड़ा सा ये हो रहा था कि अभी अगर रेस्क्यू कर लिया जाए यहाँ से हम लोगों को, अभी अगर घर भेज लिया जाए तो 1 महीना सिर्फ एग्जाम हमारी बची हुई है, उसके बाद 2 महीने की जो छुट्टियां लग रही है सर, तो सरकार को भी टाइम मिल जाएगा 3-4 महीने का यहाँ पे कंटिन्यूअस हालात सुधारने का। तो हम लोगों का बस थोड़ा सा देखो रेस्क्यू तो अभी आज करा दें, रेस्क्यू में क्या फ्लाइट चली रही है, आपको बैठे और पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद आपके पढ़ाई का डिसकंटिन्यू हो जाओगे ना तो दिक्कत आएगी आपको। सर इस सेमेस्टर की आखिरी एग्जाम बची है, बस सेमेस्टर की क्लासेस खत्म होने आएंगे। हाँ तो एग्जाम और एग्जाम वहीं से यहाँ यहाँ पे लोकल गाइडलाइंस जो है वो कह रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम करवा देंगे। आप चिंता मत करो, 23,000 बच्चे हैं वहाँ पे, 23,000 भारत के जी और एमपी के 1200 बच्चे हैं, तो इसलिए आप इस चिंता नहीं, पूरी सरकार चिंता कर रही सबकी, और जो होगा सबके लिए अच्छा सरकार करेगी, माननीय मोदी जी की सरकार है और अपन सब सक्षम है ना। अभी आप पढ़ाई में ध्यान लगा करके पूरा ध्यान दो, आप हॉस्टल में सेफ हो, कोई भी बात होगी तो सब तरह से हम लोग चिंता कर रहे हैं इसकी, है ना। और आप लोग हिम्मत रखोगे तो घर वाले हिम्मत रखेंगे, घर वाले पहले घबरा जाएंगे। जी बिल्कुल सर, वही थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा है, घर वाले यही कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप घर आ जाए, उसके बाद सरकार को टाइम मिल जाएगा कि हम लोग संभाल। थोड़ा हिम्मत दिलवाओ, घर वाले समझते नहीं ना, वो तो अपना गाँव का माहौल रहता है, जैसा हो जाता है, और क्या है, थोड़े से आपको क्या, हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी जी सर। और कोई तो नहीं यहाँ पे उज्जैन वाला या आसपास वाला? नहीं सर, मंदसौर वगैरह से है, लड़कियों को बाहर है अभी थोड़ा। वही बात बताने बैठा है ना, सबकी चिंता कर रहे हैं हम लोग, लगातार चिंता कर रहे हैं। एमपी के तो 1200 लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या है, चिंता नहीं, बड़ी संख्या ठीक जी, पूरे किर्गिस्तान में। ठीक। और हम फोन लाइन पे उपलब्ध है, कोई जरा भी कोई तकलीफ आए तो बताना, है ना, कोई नहीं। हमने कंट्रोल रूम बना के आए, कलेक्टर को बोल दिया, लगातार संपर्क में आप लोगों के, ठीक है। जी सरकार कल से कंटिन्यूअसली है सर, है ना, ठीक। ये बताना भी घर वालों को मेरे से बात हुई, ये बता देना है, जी जी बिल्कुल सर। और प्रसाद भिजवा देना वहाँ से, ठीक है। जी जी बिल्कुल सर, घर पहुँचने से अभी जन्माष्टमी आ रही है सर, आपको भी ठीक नारायण बनाया था। हाँ जल्दी जल्दी आएंगे ना। जी बिल्कुल, जन्माष्टमी। जय महाकाल। मेरी जानकारी में लाया गया कि किर्गिस्तान में जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं, वहाँ पाकिस्तान के लोगों का स्थानीय लोगों से कुछ झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान के बच्चे घायल हुए हैं। इस आधार पर भारत के बच्चों को भी चिंता हुई। मैंने अपनी तरफ से अभी वहाँ के बच्चों से भी बात की है, उज्जैन, मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच, अन्य स्थानों के बच्चों से मेरी बात हुई है और वो एक तरह से सेफ भी हैं, सुरक्षित भी हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क करते हुए हम लोग किर्गिस्तान की सरकार से भी संपर्क में है, उनको वहाँ सुरक्षा प्रॉपर मिली हुई है। लगभग 30,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे 1200 से ज़्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के भी हैं और सब सुरक्षित हैं। खास करके ऐसे माहौल में जब कोई स्थानीय झगड़ा होता है तो थोड़ा तनाव होता है, लेकिन सब बच्चों की सुरक्षा प्रॉपर मिली है, सब हॉस्टल में है, पुलिस का पूरा इंतजाम है और हम सब जानते हैं कि परीक्षा के इस मामले में हम जितनी चिंता करते हैं उससे जानमाल की चिंता भी करते हैं। इसलिए
लगातार संपर्क में रहने के बाद ये निर्णय किया, ध्यान में आया कि बच्चों की परीक्षा करा के ही वहाँ से बुलवाया जाए, अन्यथा इनका पूरा साल का लॉस होगा। स्वाभाविक रूप से ऐसे हमारे बदले हालात में हिम्मत से भी काम लेना पड़ता और बच्चों की ज़िंदगी का भी सवाल है, इसलिए हमने वहाँ के प्रशासन से बात की कि हर हालत में इनकी परीक्षा सही समय पे सही तरीके से करा दी जाए और सुरक्षा की भी पूरी चिंता की जाए। सरकार भी 24 घंटे संपर्क में, किसी को कोई कष्ट नहीं है, ये हमने देखा, ना किसी बच्चे को कोई चोट लगी है। उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी हालात और सामान्य होंगे। मेरी अपनी ओर से बच्चों के सभी अभिभावकों, मध्य प्रदेश की जनता को और भारत सरकार के साथ संपर्क में रहने कारण से ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हालात सामान्य हैं, वो बनाने की दिशा में लगातार लगे हुए हैं और बहुत जल्दी सब नॉर्मल होगा। नमस्कार। टीकमगढ़, जिसमें अनियमित एवं विधि विरुद्ध तरीके से बिना किसी के प्रस्ताव के मानवेंद्र सिंह चौहान द्वारा स्वयं को निर्वाचित अधिकारी नियुक्त करने का मुद्दा उठा था। उल्लेखनीय है कि उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि रघुवीर सिंह तोमर, जो 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें फिर से चुनाव लड़ना होगा और उनका फॉर्म निरस्त करने के लिए निर्वाचन अधिकारी बना हूं। आरोप है कि सभा में मौजूद मीडिया कर्मियों और अधिवक्ताओं को मानवेंद्र सिंह ने बाहर जाने के लिए कहा और मनमानी जारी रखी। अध्यक्ष द्वारा पूर्व अध्यक्ष द्वारा आरोप लगा है। सर बताएं, आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं अभी? अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आज फॉर्म भरा है। क्या हुआ आप जब आप फॉर्म जमा करने गए? फॉर्म जमा किया है तो फॉर्म के साथ कुछ राज्य अधिवक्ता परिषद से हमें कुछ पत्र प्राप्त हुए थे सूचना के अधिकार में, वो हम उनको दे रहे थे तो उन्होंने लेने से मना किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे पत्र नहीं ले सकते, हमें राज्य अधिवक्ता परिषद ने मना किया है कि आप कोई भी पत्र नहीं लेंगे। और वो पत्र ये थे, इन लोगों ने एक 20-12-22 में कोई चुपचाप एक प्रस्ताव बनाया जिसमें जो नॉर्म्स हैं, जो उसके कंडीशन है और जो नियम है, एक बहुमत के आधार पर कोई प्रस्ताव पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, जनरल मीटिंग हो, उसका विधिवत एजेंडा हो, फिर उसमें कोई प्रस्ताव पास होता है। वो प्रस्ताव यहाँ से पास होने के बाद फिर उसका टीकमगढ़ के बायलॉज में लिखा है धारा 11 में कि उसका अनुमोदन होना जरूरी है राज्य अधिवक्ता परिषद से। इन्होंने 20-12-22 के प्रस्ताव को 9 महीने तक अपने पास रोक के रखा। फिर उसके बाद 1 जुलाई 23 में उस प्रस्ताव में अपनी तरफ से कुछ और जोड़ा और उसके बाद फिर एक अलग से पत्र लिखा, उसमें कुछ और जोड़ा। उसमें ये लोग जोड़ दिया कि इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा, जबकि मूल प्रस्ताव में ऐसा नहीं था। 1 जुलाई 23 को जो इन्होंने पत्र लिखा उसमें लिख दिया कि वो ऐसा व्यक्ति जो 2 बार किसी पद पर रह चुका है या अध्यक्ष पद पर रह चुका है वो फॉर्म ही नहीं डालेगा। ये मतलब अपनी तरफ से जोड़ते गए। जब ये प्रस्ताव वहाँ पहुँचे, हमने सूचना के अधिकार में जानकारी ली तो हमें ये जोड़ते गए। जब ये प्रस्ताव वहाँ पहुँचे, हमने सूचना के अधिकार में जानकारी ली तो हमें ये बताया गया कि टीकमगढ़ से जो पत्र आया है 1/7/23 का, उसका अनुमोदन हमने नहीं किया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस कारण इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है प्रस्ताव में। तो निर्वाचन क्या निष्पक्ष नहीं है क्या? बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। शुरू से ही निर्वाचन अधिकारी महोदय ये बिल्कुल बायसली पब्लिकली ये कह रहे हैं कि हम इसलिए बने हैं कि हमें रघुवीर सिंह तोमर का फॉर्म निरस्त करना है। इस प्रकार से लगातार कह रहे हैं और इसी कारण से वो पत्र नहीं ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? अब लगने को तो यह है कि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा, लेकिन जिस प्रकार से वातावरण निर्मित किया जा रहा है उससे ये लगता है कि ये मनमानी करना चाहते हैं। उधर से राज्य अधिवक्ता परिषद से ये भी निर्देश आए हैं कि आपको मॉडल बायलॉज के हिसाब से चुनाव कराना है, जो पूरे प्रदेश पर प्रभावी है और 15/4 पूरे प्रदेश पर प्रभावी है और 15/4/24 को सारे प्रदेश को ये पत्र सर्कुलेट भी हुआ है। उस पत्र में ये कहा गया है कि आप हमारे यहाँ का जो वो है वोटर सूची है उससे मिलान करिए, उसके बाद वोटर सूची बनाइए। तो इन्होंने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट करते हुए वोटर सूची उसी हिसाब से बनाई है और अब ये यहाँ कह रहे हैं कि प्रताप है हमारी ऑटोनोमस संस्था है। ऑटोनोमस संस्था का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी मनमानी करो, इसमें कि उसका अनुमोदन होना चाहिए, तो नहीं है सिर्फ। जबलपुर के सरकारी अस्पताल में बच्चों को पिला दिया अमानक सिरप। इंदौर की निर्माता कंपनी ने की थी पैरासीटामोल सिरप की सप्लाई। रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल में सप्लाई हुई थी सिरप। खाद्य एवं औषधि विभाग ने 13 जुलाई 2023 को जांच में लिया था सिरप का सैंपल। पैरासीटामोल सीवी पीडियाट्रिक ऑरल सस्पेंशन सिरप जांच रिपोर्ट में मिला। अमानक मार्च महीने में मिली थी। स्वास्थ्य विभाग को सिरप की जांच रिपोर्ट राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के प्रशिक्षण में अमानक स्तर का घोषित किया गया। सिरप 20,000 से ज़्यादा बोतल की हुई है सप्लाई। जी देखिए, पैरासीटामोल सिरप के बारे में बताया गया कि इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई थी वो अमानक बताई गई थी
और इसका वितरण क्यों हुआ, इस बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। मैंने जैसा आपको बताया कि जिस भी अस्पताल में किसी दवा की आवश्यकता होती है तो उस अस्पताल से ऑनलाइन सिस्टम है, हमारा कॉरपोरेशन है एक जो पूरे मध्य प्रदेश में दवा सप्लाई करता है, सरकारी संस्था है, तो ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं। उस ऑर्डर को कॉरपोरेशन जिस कंपनी की दवा है उसको आगे बढ़ा देता है, पास कर देता है, और फिर वहाँ से सीधे दवा सप्लाई होती है उस अस्पतालों को। दवा सप्लाई के साथ, दवा के साथ उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट कंपनी को भेजना ज़रूरी है साथ में, जो वो खुद टेस्ट करा के भेजते हैं। तो वो रिपोर्ट भी उसकी आई है पैरासीटामोल सस्पेंशन की, जो कि मानक पाई गई थी। इसके पश्चात एक प्रक्रिया ये भी है कि जिस अस्पताल में सबसे पहले ये दवा पहुंचती है वहाँ से कुछ सैंपल सेंट्रल लेबोरेटरीज़ को, जो सरकारी संस्था है, उसको भेजे जाते हैं, और उसकी टेस्ट रिपोर्ट जब आती है तो उसके आधार पे उसका वितरण जारी रहता है। इस दवा को सबसे पहले गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने रिसीव किया था, वहाँ से उसे सैंपल भेजा गया, जांच की रिपोर्ट मानक आई, वो दवा का वितरण चलता रहा। एक और प्रक्रिया शासन ने, जिससे गुणवत्ता बनी रहे, ये बनाई है कि हर ज़िले में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर रहते हैं। उनको ये निर्देश है कि अपने ज़िले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से बीच बीच में जाकर कुछ दवाओं के सैंपल एकत्रित करें, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MP भोपाल है, उसकी लैब में भेजते हैं और पुनः उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। इसकी जो सैंपलिंग हुई है 13 जुलाई 2023 को ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर ने इसका सैंपल पैरासीटामोल सस्पेंशन का रानी दुर्गावती चिकित्सालय से एकत्रित करके और भेजा था, जिसकी रिपोर्ट 22/3/2024 को प्राप्त हुई, और इसमें उसे अमानक लिखा गया, जिसका आधार ये लिखा गया कि उस सिरप में जो पैरासीटामोल के ग्रेन्यूल्स हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, अर्थात वो बॉटल की तली पर एकत्रित होकर क्रिस्टल चिपक गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी सिरप को उपयोग करने से पहले हम अच्छी तरह शेक करते हैं, जिससे उसकी दवा यदि तली पर बैठ गई हो तो वो मिक्स हो जाए और मरीज को वो दवा पर्याप्त मात्रा में मिले। तो इसके जब शेक किया जा रहा था इस बॉटल को, तो उसके ग्रेन्यूल्स की कुछ मात्रा तली पर चिपकी हुई रही, जो कि क्रिस्टल के रूप में थी, और वो मिक्स नहीं हुई। उसका आधार यही लिखा गया है रिपोर्ट में कि अमानक मानने का कारण क्रिस्टलाइजेशन है, जो पूरी तरह से शेक नहीं हो रहा था सिरप में, और इसलिए हो सकता है कि वो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में वो दवा ना मिल पाए। जब ये टेस्ट रिपोर्ट 22/3/24 को आई तो रानी दुर्गावती चिकित्सालय को मेल से ये रिपोर्ट मिली, जो ड्रग इंस्पेक्टर ने टेस्ट भेजा था। तो 22/3/24 को सुपरिटेंडेंट एल्गिन ने एक आदेश निकाला कि इस दवा का वितरण बंद कर दिया जाए, और एक पत्र उन्होंने भोपाल भी लिखा। भोपाल जो पत्र गया था उसके एवज में वहाँ से 16/4/24 को एक पूरे राज्य में निर्देश जारी हुए कि पैरासीटामोल सस्पेंशन का उपयोग बंद कर दिया जाए। जो एल्गिन अस्पताल में करीब 20,000 कहना चाहिए यूनिट सैंपल या यूनिट दवाई वितरित हुई थी, जिसमें से आज दिनांक को 400 बॉटल दवाई रोक ली गई है, क्योंकि रिपोर्ट जो अमानक आई, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइजेशन हुआ उसका, तो अब उसका वितरण बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से दवा से अभी तक जितने बच्चों को वितरित हुई, उससे कोई एडवर्स रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि किसी बच्चे को कोई नुकसान हो। ये जो क्रिस्टल जमना, जी, ये क्रिस्टलाइजेशन ना होना, ये क्या घातक हो सकता है या इसका कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? जी, सिर्फ यही हो सकता है कि क्रिस्टलाइजेशन, वैसे तो हर सिरप में क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा होता है, और हम लोग बॉटल को शेक करके ही उपयोग में लाते हैं, और वो मिक्स हो जाता है पूरा। अपन देने से पहले बल्कि तली पे चेक भी करते हैं कि कुछ चिपका तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में क्रिस्टल्स उस बॉटल की तली से चिपके ही रहे, जो अलग नहीं हुए। उससे सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि जिस मात्रा में वो दवाई मरीज को मिलना चाहिए, उससे हो सकता है थोड़ी सी कम मात्रा में वो दवाई मिल रही है। किस कंपनी का था सर? ये जो दवाई है, ये मेसर्स क्वेस्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, ये पीथमपुर इंदौर पीथमपुर डिस्ट्रिक्ट धार की है, जिसके द्वारा दी गई। सर एल्गिन में कितने
पानी की समस्या को लेकर वार्ड क्रमांक 10 और 11 वासियों ने दिया मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पलेरा के नाम आवेदन। आज नगर पंचायत पलेरा के वार्ड क्रमांक 10 और 11 में कुछ दिनों से लगातार नल जल योजना के अंतर्गत आने वाले पानी को लेकर सप्लाई आ रही थी। जैसे ही इसकी जांच समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष राम कुमार यादव को वार्ड वासियों ने बताया तो तुरंत अपनी वार्ड में जाकर मौके पर देखा कि वास्तव में पानी के साथ पक्षी के पंख और मांस के टुकड़े और बदबूदार पानी आ रहा है। तो सैंपल के रूप में एक बोतल में पानी भरकर अपने साथियों के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया कि बदबूदार पानी को पीने से वार्डवासी बीमार भी हो रहे हैं। आज हम सब वार्डवासियों ने इकट्ठा होकर के जो नल जल योजना के अंतर्गत आने वाले पानी में पंख मांस के टुकड़े एवं बदबूदार पानी का उचित जांच कराने एवं प्रत्येक घर पानी पहुंचाने हेतु आवेदन दिया है। इसमें महोदय जी से मांग की है सेवा में सविनय विनम्र निवेदन है कि नगर पंचायत पलेरा के वार्ड क्रमांक 10 और 11 में नल जल योजना के अंतर्गत आने वाले पानी में पंख मांस के टुकड़े एवं बदबूदार पानी आने के कारण वार्डवासियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि पानी की उचित जांच करा करके पानी को फिल्टर करके ही प्रत्येक परिवार में पहुंचाए, प्रत्येक घर पहुंचाया जाए। और वार्ड में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर पानी नहीं पहुंचा है और उन परिवारों को पैसा लगातार दिया जाता है। उन परिवारों के घर जल्द से जल्द पानी पहुंचाया जाए और श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि आवेदन को गंभीरता से लेते हुए अतिशीघ्र उचित जांच कराएं और पानी में जो कमी पाई जा रही है उसको अतिशीघ्र दूर करें। सर हाँ जीरापुर के विधायक के पोते ने इंदौर स्थित गांधीनगर में सोमवार देर रात जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। शव को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक विजय पुत्र बाबूलाल दांगी 21 वर्ष है। वह जीरापुर से भाजपा विधायक हाजी हजारीलाल दांगी का पोता है और इंदौर में निमस कॉलेज से LLB फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा था। सुसाइड से पहले 2 पेज का नोट भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहा हूं। मेरे कमरे में टेडी बियर रखे हुए हैं, उससे डिस्टर्ब नहीं किया जाए। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। संभवतः प्रेम प्रसंग के चलते विजय दांगी ने कदम उठाया है। एक सुसाइड का मामला सामने आया है थाना गांधीनगर में और एक जो लड़का जो कि 21 वर्ष का है विजय दांगी, उसके द्वारा जहरीली वस्तु खाकर सुसाइड कर लिया है। और ये नरसिम्हा कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और इसके द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है जिसमें ये बताया गया है कि मेरी जो मौत का कारण है वो किसी को परेशान न किया जाए। और कुछ टेडी बियर वगैरह रखे हुए थे उसमें आसपास साथ में, उसमें इसके द्वारा ऐसा भी बताया गया था कि इनको डिस्टर्ब न किया जाए। तो फिलहाल अभी मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, मर्ग कायम कर लिया गया है। और ये फाइनल ईयर लॉ का स्टूडेंट था नरसिम्हा कॉलेज में और कॉलेज के हॉस्टल में रहकर हॉस्टल के पास ही किराए से मकान लेकर ये रह रहा था। मूल रूप से वो राजगढ़ का रहने वाला था। सर ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ परिवार में पॉलिटिकल भी हाँ, ऐसा बताया गया है कि दादाजी अभी बीजेपी से राजगढ़ में किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ऐसा बताया जा रहा है।